वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। सो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द इंडक्टेंस। ओके, सो पिछले क्लास में हम लोग अबाउट द रेजिस्टेंस पढ़े थे और उसके ऊपर डिटेल न्यूमेरिकल्स भी हम लोग किए थे। ओके, तो अगर वो लेक्चर वीडियो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो उसको जाके देख लेना। ओके, सो ये हम लोग का बेसिक इलेक्ट्रिकल का बेसिक कंसेप्ट सीरीज चल रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अबाउट द इंडक्टेंस। ओके, इंडक्टेंस क्या है, उसका वोल्टेज, करेंट, पावर, एनर्जी, ठीक है ना, ये सब का फार्मूला कैसे निकलता है वो भी निकालेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाई इंडक्टर अपोजेस द चेंज इन करेंट। इंडक्टर चेंज इन करेंट को क्यों अपोज करता है, इसको भी देखेंगे। फिर आइडियल इंडक्टर और प्रैक्टिकल इंडक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, आफ्टर दैट सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ओके, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो नाउ कम टू द इंडक्टेंस। तो पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है। सो यहाँ पे लिखा गया है, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। सो इट इज नथिंग बट इंडक्टेंस इज नथिंग बट ए प्रॉपर्टी। किसका प्रॉपर्टी है? एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का, या तुम कह सकते हो कॉयल, किसी भी कॉयल का ये प्रॉपर्टी होता है। ओके, तो प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या करता है? दैट अपोजेस एनी चेंज इन करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। एनी चेंज इन करेंट, अगर करंट चेंज कर रहा है, कांस्टेंट हुआ तो नो प्रॉब्लम, अगर करंट चेंज होगा तो ये इसको अपोज करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, इंडक्टेंस और इंडक्टर। इंडक्टर सर क्या है, इंडक्टेंस क्या है? ठीक है ना, इंडक्टर कुछ नहीं, ये एक एलिमेंट है। जैसे रेजिस्टेंस एक एलिमेंट होता है, इंडक्टर मतलब वैसे ही एक एलिमेंट ही होता है। ठीक है ना, तो इंडक्टर एलिमेंट हुआ तो इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस इसका प्रॉपर्टी है, एक गुण। इंडक्टेंस इसका गुण है। जैसे रेजिस्टर, उसका प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। कैपेसिटर, उसका प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, लाइक दिस। ओके, सो ये इंडक्टर का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? इंडक्टर। सो इंडक्टर का प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस। तो ये जो प्रॉपर्टी इसमें क्या करता है? इट अपोजेस एनी चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर कहीं पे भी करंट चेंज हो रहा है तो उसको ये अपोज करेगा। मतलब ये एक डेफिनेशन हो सकता है। इसके अलावा हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज एन पैसिव एलिमेंट। ये तो पता ही है, हम लोग पैसिव एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले रजिस्टर के ऊपर पढ़े थे, वो भी पैसिव एलिमेंट था। इंडक्टेंस ये भी पैसिव एलिमेंट ही है। इसके बाद कैपेसिटेंस भी पढ़ेंगे, वो भी पैसिव एलिमेंट ही है। ठीक है ना, सो इट इज एन पैसिव एलिमेंट हुज एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी। ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है। ओके, लेकिन इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स। हम लोग क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स व्हिच इज रिलेटेड टू करंट। मींस ये करंट की फॉर्म में अपने एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके ऊपर डिटेल। ओके, नाउ ये जो मैं दिखा रहा हूं, या ये वाला, ये क्या है? ये एक कॉइल जैसा दिख रहा है ना, ये दिस इज द सिंबल ऑफ इंडक्टर। ये इंडक्टर ही है। ठीक है ना, अगर इसी इंडक्टर में हम लोग करंट यहां से पास करवाएंगे, अगर यहां से करंट पास होगा तो ये होगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। तो इसके अक्रॉस में एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, इसके अक्रॉस में एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। कैसे इंड्यूस्ड हो जाएगा सर इसके अक्रॉस में? अगर इसे जानने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा फैराडेज लॉ को। ठीक है, तो ये वोल्टेज जो इंड्यूस्ड हो रहा है अकॉर्डिंग टू द फैराडे। ठीक है, तो आ जाते हैं फैराडे को पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे उसका पूरा नाम क्या है? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके बेसिस पे जेनरेटर का कंसेप्ट आया है, मोटर का कंसेप्ट आया है, ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट आया। मतलब होल इलेक्ट्रिकल मशीन्स का जो कंसेप्ट है इसी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही आया है। तो क्या कह रहा है? व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए सर्किट
changes, an EMF is induced in the circuit. An EMF is induced in the circuit. See, अगर मेरे पास एक कॉयल है, एक क्या है, एक कॉयल है, और इसी कॉयल में अगर कोई भी फ्लक्स चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब कांस्टेंट फ्लक्स नहीं, कोई भी चेंज ऑफ फ्लक्स कट करेगा तो इसके अंदर एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, इसके अंदर एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। मतलब ये हो गया मेरा क्या है, एक कॉयल है, तो समझ लो ये यहाँ पे कुछ करंट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कॉयल है मेरे पास। और इसी कॉयल के पास अगर मैं एक मैग्नेट ले आऊं, मैग्नेट, ठीक है, जब ये मैग्नेट इसके पास में ले आऊंगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल से फ्लक्स ऐसे निकलेगा और साउथ पोल को जाएगा, ऐसे फ्लो होगा, ये सुनो। तो फ्लक्स क्या होगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऐसे फ्लक्स करेगा, ये सुनो। तो ये जो फ्लक्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल फ्लो कर रहा है, तो किसके अंदर से, इसी कॉइल को कट करके जा रहा है, इसी कॉइल को कट करके जा रहा है ना। अगर ये इसी फ्लक्स इस कॉइल को कट करेगा तो क्या होगा ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब ये जो फैराडे बोल रहे हैं ना कि वोल्टेज इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर, कुछ नहीं होगा, वोल्टेज भी इंड्यूस नहीं होगा जब तक ये फ्लक्स चेंज ना हो। मतलब चेंज होना चाहिए, है कि नहीं, ये फ्लक्स चेंज होना चाहिए, या ये कॉइल मूवेबल होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज चेंज होना चाहिए। अगर ये कॉइल कांस्टेंट हो गया, ये फ्लक्स भी कांस्टेंट, तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब कोई भी वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। तो वोल्टेज कब इंड्यूस होगा ना, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूं, दिस चेंजेस में ऑकर ड्यू टू, ठीक है ना, चेंजिंग करंट चेंज होना चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। ये जो मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल से जा रहा है, ये फ्लक्स चेंज होना चाहिए। मूविंग द कंडक्टर और कॉयल मूव, या ये कंडक्टर मूव होना चाहिए। मतलब ये जो मैंने दिखाया कॉयल है, दिस वन इज योर कॉयल, तो ये कॉयल मूव होना चाहिए तब जाके वोल्टेज इंड्यूस होगा, या ये फ्लक्स चेंज होना चाहिए तब जाके वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है ना। ओके, सो वोल्टेज कब इंड्यूस होगा, जब इन तीनों में से कोई भी एक एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तब जाके यहां पे वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। तो ये जो सप्लाई हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, अब ये मैग्नेट की बात छोड़ दो, ये तो कॉन्सेप्ट आएगा मतलब जनरेटर मोटर की केस में, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग आ जाते हैं सर्किट। मतलब ये इंडक्टर मेरा कोई भी सर्किट में लगा हुआ है, अगर सर्किट में लगाया गया है तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ये सुनो। सो करंट फ्लोज फ्रॉम दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन ये जो करंट फ्लो कर रहा है, दिस करंट मे बी एसी और इट मे बी डीसी, है कि नहीं, इट मे बी एसी और इट मे बी डीसी। तो पहले समझ लेते हैं एसी के बारे में। लेट दिस करंट इज एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अगर ये एसी करंट हुआ, मतलब दिस करंट वैल्यू ऑलवेज चेंजेस लाइक दिस इज द अल्टरनेटिंग, इट्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज चेंजेस, इट्स नॉट कांस्टेंट। अगर करंट चेंज हो रहा है, अगर करंट चेंज होगा तो ये जो इंडक्टर, ये जो कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये क्या मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा, क्योंकि इन इंडक्टेंस द चेंजेस कम फ्रॉम चेंजिंग करंट चेंज होगा व्हिच चेंजेस मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है नहीं। फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, इसके अक्रॉस क्या होगा, एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। ये किसने कहा, ये फैराडे ने कहा। ये फैराडे का सिद्धांत है, उसी सिद्धांत की बेसिस पे आजकल हम लोग मतलब जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, एवरी इलेक्ट्रिकल मशीन हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है इसी सिद्धांत के कारण। सो दिस इज फैराडेज लॉ अबाउट द इंडक्टर। ओके, देन अब देखते हैं ये जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है, ये कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू फैराडे ने क्या कहा, सो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, ये किसके कारण होगा, ये चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण होगा। सो डी फाई बाई डी टी, सो वी प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। ओके, और इसे हम लोग लिख सकते हैं वी इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। क्या लिख सकते हैं, एन डी फाई बाई डी टी, है कि नहीं। सो दिस इज ड्यू टू v इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। तो ये क्या हो गया, v इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी,
डी फाई बाई डी टी क्या है, चेंज इन फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द इंडक्टर। ये जो कॉयल मैंने लिया है ना, इसका कितना टर्न है, देखो इस फिगर में मैंने 1 2 3 टर्न का लिया हूं, ठीक है ना। वैसे ही जितना टर्न बढ़ाता जाऊंगा उसके अक्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा ना, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। ओके, सो V इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। ये क्या है, वोल्टेज इंड्यूस्ड इन इंडक्टर, ये इंडक्टर का वोल्टेज है, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं करंट। नाउ ये जो एनर्जी को स्टोर कर रहा है किस फॉर्म में, सर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, या कहूं तो करंट की फॉर्म में। अगर मैं इसी चीज को करंट की फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, सो आई कैन राइट हियर V इक्वल टू एन डी फाई बाई डी आई इंटू डी आई बाई डी टी लिख सकता हूं मैं। मैंने कुछ नहीं किया, बस यहां पे डी आई डिवाइड कर दिया, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके, और इंप्लाई दैट मैं लिख सकता हूं V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है ना। सो दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन इन केस ऑफ इंडक्टर। ओके, सो एल डी आई बाई डी टी, एल क्या है, एल इज नथिंग बट द इंडक्टेंस, और इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना, सेल्फ इंडक्टेंस, जिसका वैल्यू कितना है, सो एल इक्वल टू एन डी फाई बाई डी आई। एल का वैल्यू कितना है, एन डी फाई बाई डी आई, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है हेनरी, सो इंडक्टर और इंडक्टेंस का यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है, और इस एल का वैल्यू कितना है, एन डी फाई बाई डी टी। ये जितने भी मैंने फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, ये दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज V इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, और मैं कह सकता हूं V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है ना। और एल जो है होता है इंडक्टेंस का वैल्यू, वो कितना होगा, एल इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। ओके, अभी यहां से इसी चीज से मैं निकाल सकता हूं, क्या निकालूंगा यहाँ पे, से यहाँ पे मैंने लिख दिया L इक्वल टू एन डी फाई बाई डी आई, है ना। ओके, और इंप्लाइज दैट मैं लिख सकता हूं L इक्वल टू एन फाई बाई आई, है कि नहीं। ओके, और इंप्लाइज दैट Li इक्वल टू एन फाई। दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन केस ऑफ इंडक्टर। Li इक्वल टू एन फाई, ये क्या है, ये होता है फ्लक्स लिंकेजेस, कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, फ्लक्स लिंकेजेस। देखो, फ्लक्स लिंकेजेस एक होता है, फ्लक्स लीकेजेस एक होता है, एक होता है लीक करना, एक होता है लिंक करना, समझ रहे हो ना। ओके, सो फ्लक्स लिंकेजेस, लिंक कर रहा है मतलब कितना फ्लक्स उसी कॉइल को लिंक कर रहा है, उसी कॉइल के अंदर से फ्लो कर रहा है। और लीकेजेस मतलब कितना फ्लक्स बिना कट करते हुए वो अपना पाथ कंप्लीट कर रहा है, मतलब जो फ्लक्स इस कॉइल के अंदर से फ्लो नहीं करेगा, बाहर से फ्लक्स फ्लो कर जाएगा, उसको फ्लक्स लीकेजेस कहते हैं, फ्लक्स लीक कर जाना। लेकिन जो फ्लक्स उसी कॉइल को कट करेगा उसे कहेंगे फ्लक्स लिंकेजेस। तो फ्लक्स लिंकेजेस कितना हुआ, Li इक्वल टू एन इंटू फाई, ठीक है, ये फ्लक्स लिंकेजेस। दिस वन इज अनदर फॉर्मूला, Li इक्वल टू एन फाई, ठीक है। ओके, तो ये जितने भी मैंने फॉर्मूला यहां पे लिखा ना, इसको नोट डाउन करना, इसको याद रखना है। ये एग्जाम में मतलब डायरेक्ट भी आ सकता है, ये जो Li इक्वल टू एन फाई, ये डायरेक्ट भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। ओके, देन अब आते हैं पावर इन नाउ। तो यहां पे मुझे क्या पता चल गया, अभी तक मैंने ये पता लगाया कि वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है एल डी आई बाई डी टी, ठीक। तो इसी में से मैं करंट का भी फॉर्मूला निकाल सकता हूं, कैसे, देखो। सो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं डी आई बाई डी टी दैट इक्वल टू वी बाई एल, है कि नहीं, डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी बाई एल। अब मुझे क्या निकालना है, करंट को निकालना है, करंट आई कितना होगा, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो 1 बाई एल इंटीग्रेट वी डी टी प्लस आई जीरो, तो ये हो जाएगा मेरा
current. So this is the current through the inductor. Current through the inductor. तो ये I0 क्या है? ये I0 है initial current in inductor. In inductor. Initial current in inductor मतलब जो इंडक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं सर्किट में, अगर पहले से कुछ करंट है, पहले से कुछ उसने एनर्जी को स्टोर किया हुआ है, तो उसके अंदर थोड़ा सा तो कुछ करंट होगा ना। अगर नहीं है तो जीरो है, अगर कुछ है तो यहां पे ऐड हो जाएगा, ओके नहीं। सो I0 क्या है? इनिशियल करंट इन इंडक्टर। तो ये हो गया करंट और ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज, ठीक है। सो वोल्टेज V इक्वल टू L di बाई dt और करंट क्या है? 1/L इंटीग्रेट V dt प्लस I0। अब आ जाते हैं पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है मुझे पता है, पावर इक्वल टू V इंटू आई। पावर क्या है? V इंटू आई। और V कितना है? V यहाँ पे है V एंड V इक्वल टू L di बाई dt, है कि नहीं? V इक्वल टू L di बाई dt। अब यहाँ के पुट कर देंगे हम लोग। सो P इक्वल टू L I di बाई dt। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पावर। पावर इन इंडक्टर, ये इंडक्टर का पावर हो गया। P इक्वल टू L I di बाई dt। अब आ जाता है एनर्जी। एनर्जी कितना स्टोर करेगा कोई भी इंडक्टर, उसके अंदर एनर्जी कितना स्टोर होता है। तो एनर्जी के केस में अगर हम लोग देखें तो एनर्जी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ P dt, है ना, पावर इंटू टाइम। सो P dt दैट इक्वल टू इंटीग्रेशन, पावर यहां पे निकाले हैं हम लोग। सो Li di बाई dt इंटू dt, है ना, ये dt है ना, ये यहाँ पे dt आ गया। सो Li di बाई dt इंटू dt। सो dt क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। सो कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा? E इक्वल टू इंटीग्रेट Li di, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? E इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर, हाफ L I स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी stored in an inductor. So this is what? This is energy stored in an inductor, ठीक है। तो मुझे वोल्टेज का फॉर्मूला पता चल गया। सो दिस इज योर वोल्टेज, दिस इज योर करंट, दिस इज योर पावर एंड दिस इज योर एनर्जी। और एक फॉर्मूला है इंडक्टर का, और वो क्या है? वो होता है L इक्वल टू n स्क्वायर बाई s, n स्क्वायर बाई s। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना है। L इक्वल टू n स्क्वायर बाई s। n क्या है? n जो होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। s क्या है? s तुम लोग को पता होगा, दिस इज द रिलक्टेंस ऑफ कॉइल और कंडक्टर, जिसका काम है फ्लक्स को अपोज करना, ठीक है ना। इट्स लाइक रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड रिलक्टेंस इन मैग्नेटिक सर्किट, ओके। सो s का जो वैल्यू है वो कितना है? s इक्वल टू L डिवाइड बाई म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए, ठीक है। म्यू जीरो क्या है? म्यू जीरो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। सो म्यू जीरो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी, और म्यू आर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। ए क्या है? ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल, ओके। सो दिस इज एरिया ऑफ द कॉइल ए, दिस इज म्यू जीरो परमिएबिलिटी फ्री स्पेस, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी। सो एल का जो, अगर ये एस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टर का वैल्यू कितना, इंडक्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा? सो एल इक्वल टू n स्क्वायर म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द इंडक्टेंस। L इक्वल टू L स्क्वायर म्यू जीरो म्यू आर ए डिवाइड बाई एल, ठीक है। सो दिस इज some formulas we derived for inductor, okay. So now come to the nature of inductor। ये जो इंडक्टर हम लोग बोल रहे हैं इसका नेचर कैसा है, ठीक है ना। नेचर मीन्स मतलब कैसे बिहेव करता है, ये कैसे बिहेव करेगा। कोई भी इंडक्टर, उसका बिहेवियर कैसा रहता है। जैसे कि हम लोग को पता है, हम लोग AC या DC दोनों यूज कर लेते हैं,
ठीक है ना। तो जब डीसी अप्लाई करेंगे किसी भी इंडक्टर पे, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका नेचर कैसे होगा, और जब एसी अप्लाई करेंगे तो उसका नेचर कैसे होगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं डीसी। सो नेचर ऑफ इंडक्टर, नेचर ऑफ इंडक्टर इन केस ऑफ डीसी, ठीक है। डीसी की केस में ये कैसे काम करता है। तो डीसी जब हम लोग अप्लाई करते हैं ना, उसका दो कंडीशन रहता है। एक होता है इनिशियल कंडीशन, ठीक है ना, इनिशियल कंडीशन, और दूसरा होता है स्टेडी स्टेट कंडीशन। इनिशियल कंडीशन मींस व्हाट, इनिशियल कंडीशन मतलब जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तभी तो जाके सप्लाई जाएगा ना। तो डीसी सप्लाई जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे उसको ट्रांजिएंट स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट। तो ये मैंने लिख दिया, एट द मोमेंट ऑफ डीसी इज स्विच्ड ऑन और ट्रांजिएंट स्टेट। जब हम लोग कोई भी मतलब डीसी का सप्लाई ऑन करेंगे तो क्या होगा, इनिशियली जो करंट कितना था, इनिशियली करंट था 0, लेट्स सपोज 0, ठीक है ना, स्विच ऑन नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने ऑन कर दिया तो ये करंट का वैल्यू लेट 2 एम्पियर हो गया। ये करंट क्या हो गया, 2 एम्पियर। तो करंट चेंज हुआ कि नहीं, करंट पहले था 0 फिर हो गया 2 एम्पियर। दैट मींस करंट चेंजेस एट इनिशियल कंडीशन, एट ट्रांजिएंट स्टेट। और ट्रांजिएंट कंडीशन में क्या हुआ, करंट चेंज कर गया। और इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, इंडक्टर का प्रॉपर्टी है इसी चेंज इन करंट को वो फॉर्स करेगा, मतलब फ्लो होने नहीं देगा, ठीक है नहीं। तो जब इनिशियली करंट चेंज हो रहा है सो इट ओपोजेस द initial current or supply current. So initially we can write here, initially current changes which opposes by the inductor. इंडक्टर के द्वारा ये क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। अपोज करेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सो करंट फ्लो नहीं करेगा, वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। सो इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लेता है, ओपन सर्किट। ओके, सो at steady state condition, at transient state condition, or when the switch is on, at the time of switch on, इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, ये ओपन सर्किट बिहेव करता है, ठीक है ना। ओके, सो एट द ट्रांजिएंट स्टेट। उसके बाद क्या होगा, पहले तो ओपन सर्किट हो गया। अब जैसे कि कुछ देर बाद आफ्टर ए लॉन्ग टाइम और स्टेडी स्टेट कंडीशन, जब स्टेडी स्टेट कंडीशन अपियर होगा तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा कांस्टेंट। करंट क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। करंट कांस्टेंट मतलब क्या है, करंट कांस्टेंट मतलब V इक्वल टू L di बाई डी टी। V क्या है, L di बाई डी टी। सो di बाई डी टी ये क्या हो गया, कांस्टेंट, एक हो गया कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर करंट कांस्टेंट हुआ तो di बाई डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो वोल्टेज कितना हो गया, 0। वोल्टेज 0 मीन्स ये जो इंडक्टर है ये कैसे बिहेव करेगा, लाइक ए शॉर्ट सर्किट, लाइक ए शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। अभी मुझे हम लोग को पता है ना कि जब कोई भी सर्किट शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसके अक्रॉस में वोल्टेज हो जाता है 0। तो ये जो इंडक्टर कॉइल, ये कॉइल जो दिख रहा है ना तुम लोग को, ये कॉइल जो दिख रहा है ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे कोई भी कॉइल जैसा काम नहीं करेगा, ये सीधा कंडक्टर जैसा, मतलब ये इट्स लाइक ए कंडक्टर, मतलब करंट सीधा इसे फ्लो करेगा, कुछ अपोजिट कुछ नहीं होगा। इट्स नॉट बिहेव्स लाइक ए इंडक्टर, ये इंडक्टर जैसा काम नहीं करेगा, ठीक है ना। सो स्टेडी स्टेट कंडीशन में शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा और ट्रांजिएंट स्टेट में ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। सो दिस इज द नेचर ऑफ इंडक्टर इन केस ऑफ डीसी, ये डीसी की केस में, ठीक है। अब आ जाता है एसी की केस में। इन केस ऑफ एसी, एसी में क्या है, एसी में करंट क्या है, करंट तो ऐसे एसी में ऑलवेज अल्टरनेटिंग, इट्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज चेंजेस, मतलब ट्रांजिएंट स्टेट में भी वो चेंज होगा, स्टेडी स्टेट में भी वो चेंज हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब कुछ मतलब ये कि ये नहीं है कि कभी इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा, कभी भी नहीं होता है एसी में। मतलब करंट ऑलवेज चेंजेस। अगर करंट ऑलवेज चेंज हो रहा है, करंट ऑलवेज चेंज हो रहा है तो
तो ये क्या होगा, ए इंडक्टर डज नॉट बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट इन एसी। एसी में ऐसा कुछ नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट ऐसा कुछ नहीं होता है। इट ऑफर्स ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसे कि रेजिस्टेंस, इसका काम क्या है, इट ऑपोजेस द करेंट, इट ऑपोजेस द करेंट। लेकिन इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, इट ऑफर्स ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा जिसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका वैल्यू कितना है, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफएल। एक्सएल जो होता है, एक्सएल, इसी एक्सएल को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका यूनिट जो होता है ना, यूनिट, इसका यूनिट होता है ओम। लाइक रेजिस्टेंस का जैसे यूनिट होता है ना, इसका भी यूनिट होता है। एफ क्या है, इट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इन हर्ट्ज। और एल क्या है, एल होता है इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, इंडक्टेंस इन हेनरी, इन हेनरी। ठीक है। सो एसी की केस में नो, इट्स नॉट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, इट ऑफर्स जस्ट लाइक ए रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, ओके। देन उसके बाद में देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टर और फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टेंस। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि इंडक्टेंस की वैल्यू को अफेक्ट करता है, इंडक्टेंस की वैल्यू को अफेक्ट करता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को एक सिंपल फार्मूला जो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं उसको याद रख लेना है। वो क्या होता है, वो होता है L इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू जीरो म्यू आर ए डिवाइड बाई एल। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, दिस फॉर्मूला। तो इसमें क्या है, इसमें है नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। सो नंबर ऑफ टर्न्स अफेक्ट द इंडक्टर और इंडक्टेंस वैल्यू। ठीक है। उसके बाद क्या है, लेंथ ऑफ द कॉइल, ये भी इफेक्ट करेगा। फॉर्मूला में जो जो पैरामीटर है होगा उसका अगर वैल्यू चेंज होगा तो एल का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। ए, एरिया ऑफ द कॉइल, ये भी इफेक्ट करेगा, है कि नहीं। देन ये जो म्यू जीरो म्यू आर, ठीक है ना, परमिएबिलिटी एट फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये भी इफेक्ट करेगा इसके ऊपर। तो इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग कंसीडर करें तो पहले हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। कौन कौन सा फैक्टर, पहला फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया कॉइल लेंथ, कॉइल लेंथ। ठीक। देन तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर है एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल। ठीक है ना। ओके, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। देन उसके बाद कोर मटेरियल, कोर मटेरियल, ठीक है, जिसे हम लोग म्यू, और म्यू इक्वल टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर। ठीक है। सो ये एरिया, ये लेंथ, और ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक। ओके। उसके बाद अगर बहुत सारे और भी फैक्टर्स है, और वो फैक्टर क्या है, वाइंडिंग मेथड, वाइंडिंग मेथड मतलब कैसे वाइंडिंग किया गया है। वाइंडिंग बहुत टाइप का रहता है, ठीक है ना, वाइंडिंग मेथड्स। देन हम लोग डिस्टेंस बिटवीन कॉइल, डिस्टेंस बिटवीन कॉइल, एवरी टर्न ऑफ कॉइल, जो टर्न्स हम लोग दे रहे हैं उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये भी डिपेंड करता है। देन उसके बाद अगर हम लोग कहें तो एंगल ऑफ टर्न्स, एंगल ऑफ टर्न्स, एंगल ऑफ टर्न्स मतलब देखो वाइंडिंग ऐसे, किसी ने ऐसे ऐसे कर दिया वाइंडिंग, इसका इंडक्टेंस वैल्यू, इस अगर किसी ने ऐसे कर दिया और किसी ने ऐसे कर दिया, ठीक है ना, तो डिफरेंट टाइप्स में हम लोग वाइंडिंग दे सकते हैं। तो ये एंगल ऑफ टर्न्स मतलब ये जो टर्न्स दे रहे हैं हम लोग, वाइंडिंग दे रहे हैं, उसका एंगल कैसा है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना, एंगल ऑफ टर्न्स। और एक फैक्टर हो सकता है मैग्नेटिक क्वालिटी, मैग्नेटिक क्वालिटी, ठीक। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द इंडक्टर और इंडक्टेंस वैल्यू ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर का इंडक्टेंस वैल्यू को ये अफेक्ट कर सकता है। मतलब ये सब अगर चेंज हुआ तो कोई भी कॉइल का इंडक्टेंस वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है।
ओके देन आ जाते हैं वही सवाल पे जो सवाल मैंने वीडियो की पहले ही बताया था कि व्हाई डज इंडक्टर अपोज चेंजिंग करंट। इंडक्टर क्यों चेंज इन करंट को अपोज करता है। ये तो हम लोग पहले डेफिनेशन में ही पढ़े ना कि इंडक्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडक्टर व्हिच अपोजेस द चेंज इन करंट है। ये सुनो, सो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कैसे हो गया, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा जो कि ये जो करंट चेंज हो रहा है उसी चेंज इन करंट को ये अपोज करेगा। तो अब देख लेते हैं व्हाई इंडक्टर अपोज चेंजिंग करंट, चेंज करंट को क्यों अपोज कर रहा है। तो इसे समझते हैं। देखो पहले लेट दिस इज ए इंडक्टर, ये एक इंडक्टर है, ठीक है। अब इस इंडक्टर में मैंने क्या किया, मैंने दे दिया सप्लाई करंट आई एंड दिस करंट इज चेंजिंग। ये करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब ये चेंज इन करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, किसके अंदर, इसी कॉइल के अंदर फ्लो करेगा, तो ये क्या करेगा, ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा व्हिच इज चेंजिंग इन नेचर। क्यों, क्योंकि ये करंट चेंज हो रहा है। अगर करंट चेंज होगा तो इसके ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा ना इसके अंदर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, मतलब ये फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू फैराडे, फैराडे के अनुसार इसके अक्रॉस में एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा, इसके अक्रॉस में एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, ठीक, वोल्टेज इंड्यूस्ड हो गया। लेकिन यहीं पे आ जाता है लेंज लो। कौन सा लो, उसे कहते हैं लेंजेस लो और लेंज लो कहते हैं। लेंज लो क्या है, लेंज लो वही है वो उसी को जो जिसके लिए इंड्यूस होता है या जन्म लेता है, जन्म होने के बाद वो उसी को अपोज करेगा, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज किसके लिए आया है, ये वोल्टेज आया इस करंट के लिए, है कि नहीं। अगर करंट नहीं होता तो ये वोल्टेज आता क्या, नहीं ना। तो ये वोल्टेज जो पैदा हुआ यहां पे, ये वोल्टेज पैदा हुआ इस करंट की वजह से, और पैदा होने के बाद ये किसको अपोज करेगा, अकॉर्डिंग टू लेंजेस, वो उसी को अपोज करेगा जिसके लिए ये पैदा हुआ है। दैट मीन्स इट अपोजेस दिस करंट, ये करंट को अपोज करेगा। दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर अपोजेस द चेंज इन करंट। करंट चेंज हो रहा है इसीलिए वो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा, करंट को, करंट को नहीं, चेंज इन करंट को, क्योंकि ड्यू टू दिस चेंज इन करंट ये वोल्टेज इंड्यूस हुआ है। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर opposes the change in current according to Lenz law, according to Lenz law ये ऑफर्स कर रहा है, ठीक है ना। अगर किसी ने पूछ लिया व्हाई इंडक्टर अपोजेस चेंजिंग करंट, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है। ओके, देन आ जाते हैं आइडियल कंडक्टर और प्रैक्टिकल कंडक्टर के ऊपर। मतलब कोई भी चीज आइडियल हो सकता है और प्रैक्टिकली तो हम लोग उसे यूज कर रहे हैं। मतलब एक आइडियल कंडीशन होता है और एक प्रैक्टिकल कंडीशन होता है। आइडियल कंडीशन क्या है, जो कि फिजिकली वो नहीं होता है, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन। कोई भी आइडियल केस हम लोग तभी कंसिडर करते हैं ताकि अच्छे से अच्छा मतलब एलिमेंट को हम लोग तैयार कर सके एज कंपेयर टू आइडियल केस, ठीक है। सो आइडियल इंडक्टर अगर मैं कहूं तो आइडियल इंडक्टर क्या है, इट्स जस्ट एन इंडक्टर, ऐसे बस, है ना। ओके, सो दिस इज योर आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर, तो इसमें इसको आइडियल इंडक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो इस इंडक्टर का अगर किसी ने कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन आइडियल इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर में रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 0 है, इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस वैल्यू है ही नहीं। कैपेसिटेंस कितना है, 0 है, मतलब सिर्फ इंडक्टेंस, सिर्फ इंडक्टेंस, इसका सिर्फ इंडक्टेंस का ही वैल्यू है। प्योर इंडक्टर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्योर इंडक्टर। और इस दुनिया में प्योर नाम का कोई प्योर चीज कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, है कि नहीं। सो प्योर इंडक्टर, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 है, कैपेसिटेंस का भी वैल्यू 0 है। सो इसमें पावर लॉस, अगर मैं पावर लॉस की बात करूं
पावर लॉस दैट इक्वल टू जीरो। इसमें पावर लॉस जीरो ही होता है। उसी हिसाब से अगर प्रैक्टिकल इंडक्टर की हम लोग कंसीडर करें तो प्रैक्टिकल इंडक्टर कैसे होता है, ये ऐसे होता है। दिस इज योर प्रैक्टिकल इंडक्टर। ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज हियर और a capacitor connected in parallel like this. ठीक है, so this is inductor L, resistor R and capacitor C. So this is the practical inductor. प्रैक्टिकल की केस में इसका रेजिस्टेंस वैल्यू भी होता है, उसका कैपेसिटेंस वैल्यू भी होता है, ठीक है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना होता है, वेरी लो वैल्यू ऑफ आर, लो वैल्यू, वेरी लो रेजिस्टेंस का। और यहां पे जो कैपेसिटेंस अपीयर हो रहा है इसको कहते हैं इंटर टर्न कैपेसिटर। इसे कहते हैं इंटर टर्न कैपेसिटर, इसे कहते हैं इंटर टर्न कैपेसिटर। अब ये इंटर टर्न कैपेसिटर क्या है, ठीक है, इसे समझ लेते हैं। इंटर टर्न कैपेसिटर ये अपेयर होगा एट हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज और सर्ज वोल्टेज यू कैन से, और हाई फ्रीक्वेंसी। अगर किसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है या वेरी हाई वोल्टेज में ये ऑपरेट हो रहा है तो ये इंटर टर्न कैपेसिटर मतलब पिक्चर में आ जाता है। तो इंटर टर्न कैपेसिटर, ये तो इंडक्टर है, यहाँ पे कैपेसिटर कहां से आ गया, देखो सी, ये इंडक्टर है। इंडक्टर कैसा होता है, ऐसे, राइट, ऐसे ये होता है इंडक्टर। अब देखो ये एक होता है तुम्हारा टर्न और ये दूसरा टर्न, ठीक है ना। अब ये दोनों टर्न के बीच में है क्या, इस दोनों टर्न के बीच में लेट्स सपोज एआर ही है, क्या है, एआर इज इंसुलेटिंग मटेरियल, ये सुनो, और ये कैन से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये हो गया एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट। अगर ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, बीच में क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है कि नहीं। तो ये कैसा हो गया, इट्स लाइक ए कैपेसिटर। तो इसी को कहते हैं इंटर टर्न कैपेसिटर। टर्न के बीच में कैपेसिटर और कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हो जाना। तो ये कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन फ्रीक्वेंसी में बी हाई और एट सर्ज वोल्टेज और वेरी हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज के केस में, सर्ज वोल्टेज के केस में और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के केस में ये इंटर टर्न कैपेसिटर पिक्चर में आ जाता है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल इंडक्टर, ठीक है, हो गया। सो दिस इज आइडियल इंडक्टर एंड दिस वन इज योर प्रैक्टिकल इंडक्टर। सो ये जो था, दिस इज ऑल अबाउट योर इंडक्टेंस। अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स, जैसे कि न्यूमेरिकल्स हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे। सो पहला जो क्वेश्चन है, ए कॉइल हैज इंडक्टेंस एल का वैल्यू दिया गया है 2 हेनरी। द करंट चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 3 एम्पियर टू 7 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना। तो कोई मेरा एक कॉइल है, सो दिस इज योर कॉइल। सो इस कॉइल में एल का वैल्यू दिया है, एल का वैल्यू कितना है, 2 हेनरी है। और करंट, यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट चेंज हो रहा है, चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट कितना है, 3 एम्पियर टू 7 एम्पियर चेंज हुआ है। और टाइम दिया गया है कितने टाइम में, 0.5 सेकेंड में, ठीक है। तब ये पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। तो हम लोग को पता है कि पढ़े हैं अभी कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो होता है V इक्वल टू L di by dt, L di by dt। di by di क्या है, चेंज इन करंट, dt क्या है, चेंज इन टाइम। तो अगर मैं यहीं पे चेंज इन करंट देखूं, करंट कितना चेंज हुआ है, 3 to 7। सो मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि चेंज इन करंट, जिसे हम लोग कहेंगे डेल आई, ठीक है ना, देन चेंज इन टाइम डेल टी। तो चेंज इन करंट कितना है, 7 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर, कितने टाइम में, 0.5। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4/0.5, दैट विल बी, अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8, है ना, 8 एम्पियर पर सेकेंड। ऊपर है करंट, नीचे है सेकेंड,
सो 8 एम्पियर पर सेकेंड आ गया डेल आई बाई डी डेल टी, दैट मीन्स डी आई बाई डी टी, ये जो वैल्यू है, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर मैं पुट कर लूँ, सो v इक्वल टू एल का वैल्यू कितना दिया गया है, एल का वैल्यू दिया गया है 2 हेनरी इंटू डी आई बाई डी टी का वैल्यू कितना है 8 एम्पियर पर सेकेंड, सो दिस विल बी 16 volt. This will be 16 volt. So here C is the correct answer. Okay, 16 volt. Okay, now come to the next problem. A coil of inductance L equal 4 Henry. Inductance का वैल्यू दिया गया है 4 Henry. Carries current I equal to 2 ampere. Current दिया गया है 2 ampere. Energy stored in the magnetic field is. कितना एनर्जी उस मैग्नेटिक फील्ड मतलब इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगा। तो हम लोग का एनर्जी जब हम पढ़े थे, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, है ना, हाफ एल आई स्क्वायर। एल दिया गया है, आई भी दिया गया है, सो डायरेक्ट पुट कर लेना है। सो हाफ इंटू 4 इंटू करेंट 2 थे 2 स्क्वायर, है ना, सो दैट इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8, है ना, 8 एनर्जी है, तो इसका यूनिट क्या है जूल, 8 जूल। सो करेक्ट आंसर इज पॉइंट सी 8 जूल, ठीक है। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एन इंडक्टर एल इक्वल टू 0.05 हेनरी स्टोर एनर्जी इक्वल टू 0.625 जूल, व्हाट करंट फ्लोस थ्रू इट। अब करंट का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना, तो एनर्जी दिया गया है, इंडक्टेंस का वैल्यू दिया गया, तो एनर्जी वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला को यूज करना है। एनर्जी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, तो करंट पूछ रहा है ना, तो सो ई इक्वल टू कितना है हाफ एल आई स्क्वायर, तो मुझे क्या निकालना है, करंट को निकालना है। सो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो आई स्क्वायर इक्वल टू 2e डिवाइड बाई एल, है ना, और यू कैन से आई का वैल्यू कितना होगा रूट ओवर 2e डिवाइड बाई एल, ओके ना। सो दैट इक्वल टू 2, एनर्जी कितना दिया गया है 0.625 डिवाइड बाई एल का वैल्यू कितना है 0.05 है, दैट रूट ओवर दैट, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5 एम्पियर। कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना, अगर गलती हुआ है तो सही कर लेना, ठीक है। सो बिट बी इज द राइट आंसर 5 एम्पियर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडक्टेंस। तो आज का क्लास कैसा रहा, अगर अच्छा लग रहा है क्लास, सो प्लीज like my video, subscribe my channel and share with your friends.